हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 40। चौहान इंडस्ट्रीज। स्वर सरगम के होठों पर झुका हुआ था और वो उसे किस करने ही वाला था कि अचानक ही सरगम ने उसे धक्का दिया और तुरंत सोफे से उठ गई। स्वर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सरगम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, शादी में अभी 5 दिन बाकी हैं चौहान साहब, इसीलिए अब ये 5 दिन आप खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए। अब तक तो आप मुझे किस कर रहे थे और इधर उधर की हरकतें कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। अब जो होगा सीधा शादी के बाद ही होगा। स्वर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, ये तो गलत बात है। शादी की बात भी नहीं हो रही थी तो मुझे पूरी छूट थी, मैं बेशक से कुछ भी करूं। और अब शादी का फाइनल हुई तो तुमने तो रंग ही बदल लिए। सरगम हंसी और बोली, ऐसा ही है, पहले मैं आपकी बीवी नहीं थी, लेकिन अब मैं आपकी बीवी बनने वाली हूँ, तो थोड़ा बदलाव तो आएगा ही। ये बोलकर अब एक बार फिर से टेबल के पास आई और फिर टिफिन बंद करने लगी। स्वर मुंह बनाते हुए बोला, ना ही रोमांस करने दे रही और ना ही ढंग का खाना खिला रही हो। कैसी बीबी हो तुम? सरगम मुस्कुराई। वो अब टिफिन बंद करने के बाद केबिन के दरवाजे की तरफ आई। स्वर उसे रोकने को हुआ। थोड़ी देर तो रुक जाओ, फिर बेशक से चली जाना, लेकिन सिर्फ 10-15 मिनट। अभी वो बोल ही रहा था कि सरगम बाहर भी चली गई। स्वर हैरान रह गया। अगर सरगम को जाना ही था तो बेशक से चली जाती, लेकिन कम से कम बाय तो बोल जाती। पर तभी सरगम वापस आई और इस बार उसके हाथ में एक दूसरा टिफिन था, जिसमें सच में वो खाना लेकर आई थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने चौहान साहब को भूखा रखने वाली थी और उनका पेट बस एक लड्डू से भरने वाली थी। उसने वो टिफिन टेबल पर रखा और बोली, इसमें सारा आपकी पसंद का खाना है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सॉरी, इसे खिलाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं रुक रही हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है। कितने दिनों से मैंने धड़कन के साथ अच्छे से वक्त नहीं बिताया है, तो सोच रही हूँ आज का पूरा दिन उसके साथ बिताऊं। वैसे भी फिर शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे तो आप और मैं थोड़ा बिजी हो जाएंगे। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम शादी के बाद रोमांस में बिजी हो जाएंगे। ऐसे में तुम अब जितना टाइम धड़कन के साथ बिताना चाहती हो बिता लो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। सरगम उसे घूरते हुए बोली, आपको तो रोमांस के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, पागल कहीं के। ये बोलकर उसने खाली टिफिन उठाया और फिर बाहर की तरफ जाने लगी। स्वर चुपचाप उसे देख रहा था। अब सरगम दोबारा उसकी तरफ घूमी और बाय का इशारा करते हुए बोली, बाय। स्वर ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और हल्का हल्का टैप करने लगा। उसका इशारा था कि सरगम उसे किस करके जाए। सरगम हंसी और अगले ही पल उसने स्वर को फ्लाइंग किस दे दी। स्वर ने तुरंत उसे कैच किया और फिर अपना हाथ अपने सीने से रगड़ने लगा। सरगम हंसी और केबिन से बाहर निकल गई। स्वर भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक कॉल किया। उसने सरगम की सिक्योरिटी के लिए कुछ गार्ड्स रखे थे। वो निहारिका पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि निहारिका कभी भी कुछ भी कर सकती थी। ऐसे में स्वर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि अगर निहारिका को उस पर इमोशनल प्रेशर बनाना होगा तो वो धड़कन का इस्तेमाल करेगी, लेकिन सरगम के लिए भी स्वर को उतनी ही फिक्र थी। उसने तुरंत उस गार्ड को कॉल किया और बोला, जब तक सरगम घर के अंदर एंटर न कर जाए तब तक उसकी गाड़ी के आसपास ही रहना। सामने से उस गार्ड ने ओके बॉस कहा तो स्वर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वो आराम से अपना लंच एंजॉय करने वाला था। वही सरगम भी आकर गाड़ी में बैठी
और उसकी गाड़ी चौहान मेंशन के लिए निकल गई। जैसे ही वो मेंशन के अंदर आई, उसने देखा कृपा जी सामने सोफे पर बैठी हैं और दूसरे सोफे पर एक ज्वेलर बैठा है जिसने टेबल पर तरह तरह के ज्वेलरी बॉक्स खोल रखे थे। कृपा जी ने जैसे ही सरगम को देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंबिका भी सरगम की तरफ देखकर मुस्कुराई। सरगम आगे आकर बोली, क्या हुआ दादी माँ, ये सब क्या है? कृपा जी तुरंत बोली, अब शादी है तुम्हारी तो ज्वेलरी नहीं पहनोगी क्या? ये बस तुम्हारी शादी के लिए ही है। अब जल्दी से इनमें से कुछ नेकलेस डिसाइड कर लो, उसके बाद बाकी सब चीजें भी पसंद करनी होगी। सरगम थोड़ा हिचकिचाकर बोली, लेकिन इतना सब लेने की क्या जरूरत है दादी माँ? कृपा जी तुरंत बोली, अरे नई नवेली दुल्हन बनने जा रही हो तुम, गहने नहीं पहनोगी क्या? उन्हीं गहनों को पहनकर तो तुम हद से ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और फिर मेरा पोता तुम्हारे आसपास चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन तुम उसे जरा सा भी भाव मत देना, पूरे नखरे दिखाना। उनकी बात पर सरगम हंसी। अंबिका भी झट से बोली, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, अब तक तो 2-4 नेकलेस पसंद कर चुकी होती। तुम पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल करके खड़ी हो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद आ रहा है, मैं तो यही लेने वाली हूँ। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई और उसने टेबल पर रखा एक नेकलेस उठाया, जो कि डायमंड नेकलेस था, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल। सरगम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अब कृपा जी ने खुद से उसे नेकलेस दिखाने शुरू किए, क्योंकि सरगम को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पसंद कर ही नहीं पाएगी। अंबिका भी उसकी मदद कर रही थी और फिर आखिर कृपा जी ने उसके लिए 3 नेकलेस, 3 ही पायलों का जोड़ा और 2 रिंग्स और एक वेस्ट चैन ली। उस वेस्ट चैन को देखते हुए सरगम इमेजिन कर रही थी, जब वो साड़ी पहनेगी और इस वेस्ट चैन को अपने वेस्ट पर पहनेगी तो स्वर उसे किन निगाहों से देखेगा, उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। अंबिका सरगम की तरफ देखते हुए बोली, तुम एक काम करो, ये सब लॉकर में रख दो, मैं तब तक धड़कन को उठाकर लाती हूँ। वैसे भी वो काफी टाइम से सोई हुई है, तो अब तक तो उसकी नींद पूरी हो गई होगी। सरगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और लॉकर रूम की तरफ चली गई। अभी तो फिलहाल वो सब कुछ वहीं पर रखने वाली थी। कृपया जी भी अपने रूम में चली गई थी और सब सामान रखने के बाद अब सरगम भी धड़कन के साथ खेलने लगी थी। धड़कन के साथ खेलते हुए ही अंबिका अपना फोन लेकर उसके पास आई और बोली, ये लहंगा कितना प्यारा है ना? सरगम ने उस लहंगे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत प्यारा है। अंबिका ने झट से वो पिक्चर स्वर को सेंड कर दी और बोली, अब तुम अपनी शादी में यही लहंगा पहनोगी। सरगम हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, मुझे लगा तुम वो लहंगा अपने लिए देख रही हो, इसीलिए मैंने हाँ कहा था। तुम्हें वो पिक्चर चौहान साहब को भेजने की क्या जरूरत थी? अब अगर उन्होंने वो लहंगा मेरे लिए खरीद लिया तो? अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो लहंगा पूरे 50 लाख रुपए का है। सरगम की आंखें बड़ी हो गई। अंबिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सरगम ने अब तुरंत अपना फोन निकाला और स्वर को कॉल कर दिया। सामने स्वर, जो अभी उस लहंगे की पिक्चर देख ही रहा था और साथ में अंबिका का मैसेज भी पढ़ रहा था कि सरगम को अपनी शादी पर यही लहंगा चाहिए। उसे जब सरगम का कॉल आते हुए देखा तो तुरंत कॉल रिसीव किया। सरगम जल्दी से बोली, आपको वो लहंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है चौहान साहब। मैं ये शादी बिल्कुल सिंपल रखना चाहती हूँ। ऑलरेडी दादी ने मुझे इतने सारे महंगे गहने खरीद कर दे दिए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि हम अपनी शादी में और ज़्यादा पैसे वेस्ट करें। सामने से स्वर कुछ पल चुप रहा और फिर
एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, इस रूट की सारी लाइन व्यस्त है। कृपया करके ऐसी बकवास करने की दोबारा फोन न किया जाए। सरगम हैरान रह गई। उसने अपने फोन की तरफ देखा जहां अब स्वर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। फोन स्पीकर पर था तो अंबिका स्वर की बात सुन रही थी और अब वो जोरों से हंसने लगी थी। सरगम ने उसे घूर कर देखा। अंबिका अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम ये शादी सिंपल क्यों रखना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें निहारिका से डर लग रहा है कहीं वो इस शादी में कोई हंगामा खड़ा न कर दे और फिर ये शादी कैंसिल ना हो जाए, सारा इंतजाम धरा का धरा न रह जाए और सब कुछ वेस्ट ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो। निहारिका ने अगर ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश भी की तो उसे खुद पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि इस बार भाई पूरी फॉर्म में है और जब वो पूरी फॉर्म में होते हैं तो फिर सामने से बेशक से कोई भी हो उसकी बैंड बजाना तय है। और मैं सच बताऊं, मैं तो तुम लोगों की शादी से ज्यादा निहारिका की धज्जियां उड़ते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वो तुम लोगों की शादी में कुछ न कुछ जरूर करेगी, पर मुझे देखना ये है कि भाई उसका क्या करेंगे। आफ्टर ऑल सर चौहान शो कौन ही नहीं देखना चाहेगा। उसकी बात सुनकर सरगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। उसे सच में निहारिका की वजह से ही टेंशन हो रही थी। वो जानती थी उसके चौहान साहब सब संभाल सकते हैं, लेकिन उसे फिक्र धड़कन की थी कि कहीं इन सब में धड़कन को सफर न करना पड़े। वहीं सरगम ने तुरंत उस लहंगे की पिक्चर अपने डिजाइनर को भेजी और वो लहंगा सरगम के लिए फाइनल कर दिया गया। उसने तुरंत पेमेंट भी कर दी। उसकी चौहान साहिबा को कोई चीज पसंद आई और वो ना ले, ऐसा कैसे हो सकता था। रात का वक्त स्वर की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नजरें बस दो लोगों को ढूंढ ही रही थी, एक धड़कन और एक सरगम। और सामने उसे सोफे पर ही जब दोनों एक साथ बैठी दिखाई दी तो जैसे उसके दिल को सुकून मिल गया। वो सीधा सोफे की तरफ आ गया। सामने ही कृपा जी और अंबिका भी बैठी थी, लेकिन स्वर ने उन दोनों की तरफ तो देखा ही नहीं। वो सीधा सरगम के पास आया और धड़कन पर झुककर उसे प्यार करने लगा। वो उसकी गर्दन पर हल्की हल्की किस कर रहा था और अपना नाक रगड़ रहा था, जिससे धड़कन खुश हो रही थी। कृपया जी मुंह बनाते हुए बोली, पहले कितना बोलती थी मैं कि शादी कर ले, घर बस जाएगा, घर में खुशी आ जाएगी, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था। और अब देखो, जब सच में वो इंसान शादी कर रहा है तो उसकी नज़र हम लोगों पर तो जाती ही नहीं, उसे तो हम दिखाई ही नहीं देते। सरगम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि कृपा जी स्वर को ताने मार रही हैं। स्वर तुरंत उनकी तरफ देखते हुए बोला, तो आपने ही कहा था मुझे बीवी की जरूरत है, और अभी तो मैं सिर्फ अपनी हार्ट बीट को प्यार कर रहा हूँ। अभी बीवी के साथ ऊपर रूम में तो गया ही नहीं जो आपके ऐसे तन बदन में आग लग गई। कृपा जी ने उसे घूर कर देखा और सरगम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कृपया जी भी अपनी जगह से उठते हुए बोली, शर्म कर ले, थोड़ी शर्म कर ले, बेशर्म इंसान कहीं का। ये बोलते हुए वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। अंबिका भी जोरों से हंस रही थी, लेकिन अब कृपया जी सरगम की तरफ आई और उसकी गोद से धड़कन को लेते हुए बोली, जा इसे ऊपर रूम में ले जा और जो करना है कर। मेरे तन बदन में कोई आग नहीं लगने वाली, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे जल्दी से और बहुत सारे पोता पोती दो, मेरा पूरा घर भर दो। स्वर मुंह बनाते हुए बोला, और डायपर आप एक का भी चेंज नहीं करेंगी, उसके लिए तो हम दोनों को ही सारा दिन लगे रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं और बच्चे
बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बस हार्ट बीट काफ़ी है हम दोनों के लिए। पर फिलहाल उसे भी आप ही संभालिए, क्योंकि मुझे अपनी बीबी से थोड़ा पर्सनल काम है। ये बोलकर उसने सरगम की कलाई पकड़ी। कृपया जी, धड़कन को लेकर वहां से जाती उससे पहले ही सरगम को लेकर स्वर सीढ़ियां चढ़ने लगा था। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब सरगम तो थोड़ा मेच्योर बिहेव करने लगी थी, लेकिन स्वर बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने लगा था। वो जैसे ही उसके साथ रूम में आई, बेहद धीमी सी आवाज में बोली, क्या करते हैं आप चौहान साहब? आप मुझे इशारा कर देते, मैं आपके पीछे पीछे रूम में आ जाती। लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे परेशान करना होता है। आपको पता है दादी माँ बाद में मुझे कितना छेड़ेंगी। स्वर तुरंत बोला, मैं क्यों तुम्हें इशारे करूं? बीवी हो तो मेरी, अब कोई इशारा नहीं होगा, सीधा साधा अपने दिल की बात कही जाएगी। जैसे ही उसने कहा, सरगम भी झट से बोली, अभी मैं आपकी बीवी बनी नहीं हूँ, अभी पूरे 5 दिन बाकी हैं। सर तुरंत बोला, वो तो हाँ, कल इंगेजमेंट है ना, उसके बाद तो 90% बीवी बन ही जाओगी, और जो 10% रह जाएगा वो 4 दिन बाद बन जाओगी। ये बोलते हुए अब उसने सरगम की कमर पर अपनी बाहें लपेट दी थी और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर गड़ा दिया था। सरगम ने भी अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कसा हुआ था। फिलहाल वो दोनों एक दूसरे की धड़कनों को साफ महसूस कर सकते थे, और पता नहीं उन दोनों के दिल में इस वक्त क्या ही तूफान सा उठा कि स्वर ने यूं ही सरगम को अपनी बाहों में भरे हुए बिस्तर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया, और सरगम ने भी उसे नहीं रोका। स्वर ने उसे पूरी तरह बिस्तर पर लिटाया और फिर अगले ही पल उसकी गर्दन को बेतहासा चूमने लगा। सरगम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। उसे स्वर के होठ पूरी तरह से अपनी गर्दन पर चलते हुए महसूस हो रहे थे, और अब वो उसकी क्लीवेज की तरफ बढ़ने लगा था। उसका हाथ सरगम के पेट पर चल रहा था। सरगम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीमी सी आवाज में बोली, चौहान साहब। स्वर भी बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, प्लीज मत रोको ना। सरगम अब हल्का सा मुस्कुराई और बोली, रोक नहीं रही चौहान साहब, बस इतना कह रही हूँ कि पहले आप फ्रेश हो जाइए ना, फिर डिनर के लिए चलेंगे। उसके बाद सोते वक्त उसकी बात सुनकर स्वर ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे की तरफ आया। सरगम का चेहरा इस वक्त बेहद लाल नजर आ रहा था और आंखों में हल्की मदहोशी भी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मदहोशी स्वर की आंखों में नजर आ रही थी। वो बिल्कुल उसके होठों के पास झुका और बोला, तुम्हें पता है जब मैं ऑफिस में था तो कितना याद कर रहा था तुम्हें। मन कर रहा था कि बस जल्दी से घर पर आऊं, और अगर तुम रूम में हुई तो ठीक है, वरना तुम जहाँ भी होगी वहाँ से सीधा तुम्हें रूम में लेकर जाऊंगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। मेरे अंदर तुम्हें प्यार करने के कीड़े भड़क रहे हैं, और तुम हो कि मुझे डिनर के लिए बोल रही हो। मुझे डिनर नहीं करना, मुझे कुछ और खाना है। ये बोलते हुए अब उसकी नज़रें सरगम के होठों की तरफ थी। सरगम को उसकी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी और शर्म भी। सर मुंह बनाते हुए अब ऊपर की तरफ उठा और बोला, हंस लो जितना हंसना है तुम्हें, हंस लो, क्योंकि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो हम रूम में सिर्फ तुम्हारी सिसकियां और तुम्हारे होठों से मेरा नाम ही गूंजेगा। और जब कहोगी ना, यूं उफ चौहान साहब जरा धीरे कीजिए, तब मैं तुम्हें कहूँगा कि अब हंसो, और फिर तुम मुझे तब हंसकर दिखाना। सरगम को उसकी बात पर अब और भी ज़्यादा हंसी आई। वो भी खुद को समेटते हुए बिस्तर पर से उठी, क्योंकि स्वर के चक्कर में उसके कपड़े उसके सीने से काफ़ी नीचे की तरफ सरक गए थे, जिससे उसके क्लीवेज पूरी तरह से रिवील होने लगे थे।
अब उसने अपना दुपट्टा भी ठीक किया और फिर स्वर के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपके ख्याली पुकाव पक गए हों तो प्लीज़ अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। नीचे डिनर पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। स्वर तुरंत बोला, ख्याली पुकाव नहीं पका रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। शादी के बाद तुम ना तो ढंग से चल पाओगी और ना ही खाना खाने के लिए नीचे जा पाओगी। देखना, 3-3, 4-4 दिन तो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं दिया करूँगा। सरगम हंसते हुए बोली, आप तो अंदर तक भरे पड़े हैं चौहान साहब। स्वर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, और शादी के बाद खुद को मैं पूरी तरह से तुम्हारे अंदर खाली करने वाला हूँ। उसकी इस बात पर तो सरगम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने लोअर लिप को हल्का सा दबा लिया था और दूसरे ही पल अब स्वर ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वो सरगम को किस कम और उसे खा ज्यादा रहा था। सरगम भी उसे पूरी तरह से रिस्पॉन्स दी जा रही थी और तकरीबन 5 मिनट बाद अब स्वर ने उसके होठों को छोड़ा और फिर कुछ पल उसके होठों की तरफ देखता रहा जो बेहद पिंक नजर आ रहे थे। अब वो मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और बोला, मेरे लिए टी शर्ट और लोअर निकाल दो। सरगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर क्लोसेट से उसके कपड़े निकालने लगी। उसके कपड़े निकालकर वो खुद नीचे चली गई थी ताकि डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा सके। स्वर भी तकरीबन 10-15 मिनट बाद नीचे आया और सब लोग आराम से अपना डिनर करने लगे। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। स्वर भी अपनी जगह से उठा और सरगम को इशारे करने लगा। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। स्वर उसे बाहर गार्डन में चलने का इशारा कर रहा था पर सरगम उसे घूर कर देख रही थी। फिलहाल जिस तरह के स्वर के हालात उसे नजर आ रहे थे वो उसके साथ गार्डन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। पता चले वो वहीं गार्डन में उसके साथ शुरू हो गया, इसीलिए उसने अपना चेहरा नामे हिला दिया। अगले ही पल स्वर उसके करीब आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाते हुए बोला, ऐसे तो तुम कैसे मेरे साथ नहीं चलोगी? अभी तो सिर्फ गार्डन में चलने को बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ वॉक करनी है। पता नहीं रूम में चलने को बोलता तो क्या ही करती तुम। सरगम झट से बोली, रूम में चलने को बोलते तो मना नहीं करती, लेकिन आप तो गार्डन में चलने के लिए बोल रहे हैं। आपको पता है इस वक्त आपके अंदर मुझे कितनी हवस नजर आ रही है और मैं नहीं चाहती कि हवस आप लोगों के सामने बाहर निकालें। निकालनी है तो रूम में चलकर अकेले में निकाल लीजिए। स्वर मुंह बनाते हुए बोला, आग लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अभी बोल रही हो कि रूम में चलो, लेकिन जब रूम में जाऊंगा तो मुंह बनाकर कहोगी शादी में तो अभी 3-4 दिन हैं। 3-4 दिन तो रुक जाइए चौहान साहब। ये बोलते हुए वो भी सरगम की एक्टिंग कर रहा था और सरगम अब हंसने लगी थी। उसके साथ साथ बाकी सबकी हंसी भी छूट गई थी। स्वर हैरानी से इधर उधर देख रहा था। वैसे तो सब लोग अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन स्वर और सरगम के बीच हो रही नौटंकी देखकर सब दरवाजे पर ही रुक गए थे और सबको अब स्वर पर हंसते हुए देख सरगम भी स्वर पर हंस रही थी। स्वर ने सरगम का हाथ छोड़ा और बोला, जाओ, अब मुझे तुम्हें गार्डन में भी नहीं लेकर जाना। तुम जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। ये बोलकर वो खुद बाहर की तरफ चला गया और सरगम उसे देखती रह गई। उफ, ये उसकी चौहान साहब की नाराजगी। अब वो भला सोने जाए भी तो जाए कैसे? पहले तो उसे अपने चौहान साहब को ही मनाना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।